दोस्तों, आज हम एक बड़े नए विषय पर बात करने जा रहे हैं। ये विषय पैनक्रियास से, हमारे अग्नाशय से संबंधित है, यानी हमारी जो गट हेल्थ है या जो हमारा पेट है उससे संबंधित है। अक्सर हम लोग ये सुनते हैं कि पैनक्रियास में सूजन आ गई है या उसमें कोई तकलीफ आ गई है। अब इस पर बात करने के लिए हमने सोचा कि एक विशेषज्ञ को बुलाया जाए, तो विशेषज्ञ के रूप में आज हमने आमंत्रित किया है प्रोफेसर डॉक्टर मोइनाक सेन शर्मा जी को, जो एसोसिएट प्रोफेसर हैं SGPGI के पीडियाट्रिक गैस्ट्रो विभाग में। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू, नमस्कार। आज हमारा विषय है पैनक्रीटाइटिस। इस विषय पर आने से पहले हम ये जानना चाहेंगे कि जो हमारा अंग है, पेट में जो एक ऑर्गन है पैनक्रियाज, ये क्या है और ये करता क्या है? देखिए, पैनक्रियास एक ऐसा ग्रंथि है हमारे शरीर में जो मध्य एब्डोमेन बीच में होता है, और खास ये हमारा हाजमा वाला ऑर्गन है जिसमें हमारा 80% शरीर का हाजमा इसी से ही होता है। जब इसका सूजन हो जाता है उसको बोलते हैं हम पैनक्रेटाइटिस। दो तरीके के पैनक्रेटाइटिस होते हैं, एक है एक्यूट, दूसरा है क्रॉनिक। एक्यूट पैनक्रेटाइटिस आप समझ लीजिए जैसे गीजर होता है घर में। गीजर क्या करता है, पानी को गर्म करता है और अपने आप एक थर्मोस्टेट के जरिए वो अपने आप एक कट ऑफ हो जाता है, जिसके बाद और पानी गर्म नहीं होता है। तो पैनक्रियास का काम भी कुछ इस तरह से है, वो अपने आप हाजमा करते 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 एक कट ऑफ के बाद वो हाजमा नहीं करता है। लेकिन जब सूजन आ जाता है, ये कट ऑफ मैकेनिज्म हट जाता है और शरीर को इन्फ्लेमेशन हो जाता है पैनक्रियास में, और फिर वो जाके घातक होता है। दूसरा होता है क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस, जो समझ लीजिए आप तवे पे अगर धीमी आंच की तरह अगर पैनक्रियास में इन्फ्लेमेशन हो रहा हो, गर्म हो रहा हो, तो धीमी आंच में लंबे समय तक जो प्रॉब्लम चलता है उसको बोलते हैं हम क्रॉनिक पैनक्रेटाइटिस। डॉक्टर साहब, पेट बड़ा कॉम्प्लेक्स है और जो हमारे पेशेंट होते हैं जिनको समस्या होती है वो यही बताते हैं कि पेट में दर्द हो रहा है। ज्यादा से ज्यादा वो बता सकते हैं ऊपर दर्द हो रहा है या नाभि के आसपास है या नीचे है। तो कैसे इसका पता लगाएं कि इसको पैनक्रीटाइटिस है? पैनक्रेटाइटिस का दर्द एक खतरनाक दर्द होता है, बहुत तीव्र दर्द अचानक से। अच्छा। और जैसे लोग कहते हैं कि इसका दर्द वैसा दर्द होगा जो लेबर पेन्स जैसे होते हैं। अच्छा। या स्टोन के जो पेन्स होते हैं वैसा तीव्र एक किस्म का दर्द, और वो समय के साथ बढ़ता जाता है और उसी के साथ शुरू हो जाता है उल्टी, बहुत उल्टियां, लगातार उल्टियां, क्योंकि शरीर उस समय एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म में चला जाता है। पैनक्रियास को स्टिमुलेट करने के लिए होता है खाना, और शरीर कहता है अब और खाना मत खिलाइए हमको क्योंकि हम सूजन में हैं। तो इसीलिए उल्टी उस समय होना जरूरी है। तो पैनक्रियास के जो दो इंपॉर्टेंट लक्षण है, तीव्र दर्द और लगातार उल्टी होना, साथ में ये दर्द जो है पीठ तक चला जाता है जिसको बैक पेन बोलते हैं, और सामने की तरफ पेशेंट झुक जाता है ताकि पैनक्रियास और स्पाइन के बीच में थोड़ा सा जगह बने और सूजन थोड़ा कम हो जाए। तो डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि एक उल्टी एक तरह की रिफ्लेक्स एक्शन है जिसे पेट में है वो बाहर निकला है, तो क्या उपवास भी इसमें कारगर होता है? यस, तो पैनक्रियाटाइटिस जब शुरू हो जाता है अपने आप पेशेंट जो उपवास में ही चला जाता है, क्योंकि शरीर उस समय खिलाने लायक नहीं होता है। तो जब तक पैनक्रियास को रेस्ट न मिले तब तक पेशेंट भूख ही नहीं कहेगा, तो अपने आप में एक उपवास वाला स्टेट हो जाता है, कम से कम 2 से 3। हाँ, बिल्कुल। डॉक्टर साहब, लगातार शोध होते रहते हैं। विज्ञान हमेशा डायनेमिक एक सब्जेक्ट है, डिसिप्लिन है, और नए नए शोध आप लोग करते हैं और देखते सुनते होंगे। इसका क्या कारण अब तक नजर में आया है कि ऐसा क्यों होता है और किस अवस्था के लोगों को होता है? क्या जेंडर का भी इसमें कुछ रोल है कि स्त्रियों को होता है या बच्चों को होता है, पुरुषों को? बड़ों में स्त्री पुरुष में कोई फर्क नहीं है, लेकिन बड़ों में अल्कोहल यानी कि मदिरा का सेवन सबसे इंपॉर्टेंट कॉज है पैनक्रेटाइटिस होने का। दूसरा है पित्त की नाली में पथरी, गॉल स्टोन्स जिसको कहते हैं। तीसरा है ड्रग्स, स्पेशली कैंसर वाले ड्रग्स और कुछ दर्द कम करने वाले ड्रग्स जैसे ब्रूफेन, इससे हो जाता है पैनक्रेटाइटिस। बच्चों में भी लगातार बढ़ता जा रहा है पैनक्रेटाइटिस की प्रॉब्लम, और सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो बड़ों और बच्चों में महसूस हो रहा है इन दिनों में वो है मोटापा। मोटापा के साथ पैनक्रेटाइटिस का बहुत इंपॉर्टेंट संबंध है, और बच्चों में इसके अलावा वायरल कॉजेज होते हैं, जैसे वायरल फीवर हुआ उसमें भी पैनक्रेटाइटिस, दवाई का जैसे आपको बताया वो भी, और पेट में कभी कभार चोट पहुंचती है बच्चों को, जैसे
बच्चे बाईसाइकिल चलाते चलाते गिर गए तो साइकिल का हैंडल जो है वो पेट के ऊपर ट्रॉमा कर देता है और उससे हो जाता है पेनक्रियाज की नाली फटती है, उससे हो जाता है पेनक्रियाटाइटिस। डॉक्टर साहब, जैसे आपने कहा कि मोटापा एक गंभीर विषय है, सभी के लिए है, वो चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, ओबेसिटी एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो जिस तरह फैटी लीवर हो जाता है, तो क्या पैनक्रियाज के ऊपर भी कुछ ऐसी लेयर चढ़ जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, चर्बी कहीं पे भी अगर चर्बी एक्सेस है शरीर में, वो आपके ग्रंथियों में, आपके ऑर्गन्स में जरूर इकट्ठा होगा। आपके लिवर में भी, पैनक्रियास में भी होगा, और लिवर, फैटी लिवर और पैनक्रियास की तो बहुत ज्यादा संबंध है। अच्छा डॉक्टर साहब, ऋतु से, क्योंकि अभी जो है ठंडक चल रही है, तो क्या ऋतुओं से भी इसका कुछ संबंध है? मौसम, सीजनैलिटी, नहीं, ऑल सीजन बीमारी है। ये आपको गर्मियों में भी महसूस होगा, सर्दी ठंडियों में जुकाम भी जैसी नहीं? नहीं, सर्दी जुकाम जैसा। अब डॉक्टर साहब, हम उपचार पर भी जल्दी से आ जाते हैं, तो उपचार क्या है इसका? पहली बात तो कंफर्मेशन डायग्नोसिस की, कि कैसे पता आपको पैनक्रियाटाइटिस है ही और कुछ नहीं है। तो उसके लिए सबसे पहले एक अल्ट्रासाउंड करना बहुत जरूरी है, और अल्ट्रासाउंड में अगर सही से दिखता नहीं, क्योंकि पैनक्रियास को देखना थोड़ा सा बारीकों वाला काम है। अच्छा, वो तो शायद कभी स्टमक के पीछे होता जी है। जी, स्टमक के पीछे होता है, तो कभी कभार उसमें सीटी स्कैन करने की जरूरत पड़ती है। साथ में 2 एंजाइम्स करने की जरूरत पड़ती है, वो है एमाइलेज या लाइपेज। दोनों अच्छे हैं, दोनों बराबर है, लेकिन एक ये ब्लड टेस्ट एमाइलेज या लाइपेज, और एक ये अल्ट्रासाउंड या सीटी स्कैन, ये मस्ट है, ये होना मस्ट है। तभी पता लग जाएगा आपको कि पैनक्रियास में सूजन है। जी। तो मान लीजिए कि किसी को अक्यूट हो गया, अचानक हो गया, तो हमेशा के लिए ठीक हो सका है? बिल्कुल, 80% लोग एक बार पैनक्रियाटाइटिस अगर हुआ तो वो ठीक हो जाते हैं, लेकिन 20% में या तो ये रिकरेंट होता है, यानी कि बार बार होने का, या क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में इवॉल्व होने का संभावना होता है। और उन पेशेंट्स में ज्यादातर देखा गया है जेनेटिक कुछ कॉजेज है, जिसके वजह से ये क्रॉनिसिटी में चला जाता है, यानी कि लंबे समय लॉन्ग स्टैंडिंग क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस हो जाता है इन लोगों को। जी, अगर किसी बच्चे को है पैनक्रियाटाइटिस, अगर डायग्नोस होती है, इलाज चला, तो क्या आगे भी जवानी में या बुढ़ापे में भी क्या? हाँ बिल्कुल, पैनक्रियास अगर पूरी तरीके से नष्ट हो गया। अच्छा, ये नष्ट भी हो सकता है? बिल्कुल, अगर पूरी तरीके से पिघल गया, खत्म हो गया, तो डायबिटीज हो जाता है इनको आगे जाके, और इनका हाजमा खत्म हो जाता है, तो ये बढ़ते नहीं है, ये दुबले पतले रहते हैं, और इनकी तेल तेल चिकनाई वाली लैट्रिन शुरू हो जाती है। अच्छा। जिसमें से पता लगता है कि अंदर जो हम लोग खाना खा रहे हैं जिसमें तेल है, वो तेल हजम ही नहीं हो रहा है। तो इसको बोलते हैं क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस। कुछ पेशेंट्स में क्या होता है, पेट के अंदर एक किस्म का मवाद बन जाता है, एक तालाब बन जाता है, और उसको फोड़ना पड़ता है, उसकी एंडोस्कोपी करनी पड़ती है, उसका सर्जरी करना पड़ता है। तो ये एक बहुत जटिल मामला हो जाता है। कम से कम अगर सीवियर हो गया ना अगर बीमारी, तो कम से कम 6 महीने से 1 साल भुगतना पड़ता है इस बीमारी में। कुछ ना कुछ चलता ही रहता है इनमें। डॉक्टर साहब, अभी आपने डायबिटीज की भी बात की, तो जिनको डायबिटीज है उनको पैनक्रियाटाइटिस हो सकता है, या वाइस वर्सा? हाँ, वाइस वर्सा। तो कुछ लोगों में ये देखा गया है कि बचपन का जो डायबिटीज है वो आगे जाके पैनक्रियाटाइटिस जैसा दिखता है, और शुरुआत का जो पैनक्रियाटाइटिस है आगे जाके डायबिटीज हो जाता है। तो ये कनेक्शन तो है ही। जी डॉक्टर साहब, अब खान पान पर और लाइफ स्टाइल पर जल्दी से आते हैं, तो क्या इसमें खान पान कुछ सहायक हो सकता है? पैनक्रियाटाइटिस हो गया तो उसको कम करने के लिए, और नहीं हुआ है तो उसको रोकने के लिए? देखिए, ऐसा है, ये कोई डिफिकल्ट कॉन्वर्सेशन है ही नहीं। खान पान हमेशा से हम लोगों का सेंट्रल प्रॉब्लम रहा है। गुड हेल्दी लाइफस्टाइल, हेल्दी फूड, आपको प्रॉब्लम नहीं होगा। जैसे आप बाहर का खाना खाएंगे आपको प्रॉब्लम्स हो जाएगा तरीके से। एक बार अगर आपको पैनक्रियाटाइटिस हो गया, आपको सतर्क रहना चाहिए। बड़ों को तो मदिरा का सेवन बंद करना चाहिए, स्मोकिंग बंद करना चाहिए, और एक हेल्दी लाइफस्टाइल जीना चाहिए जहाँ पे हेल्दी डाइट खाएं। क्योंकि पैनक्रियास के बाद एक बार पैनक्रियाटाइटिस शुरू हो गया, और वो भी एक्यूट, आगे जाके और दिक्कतें आती है। किडनी में प्रॉब्लम्स आते हैं, लंग्स में प्रॉब्लम्स आ जाते हैं, कभी कभार पानी इकट्ठा हो जाता है, मवाद कलेक्शन बन जाता है। और क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस की जहां तक बात है, तो दवाइयों से उसका रोकथाम हो सकता है। मैं तो ERCP करता हूं छोटे बच्चों का, एंडोस्कोपी में भी उसको ERCP बोलते हैं, जिसमें हम क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में क्या होता है कि नाली में सुकरन या पथरियां जम जाती है, तो उसको खींच खींच के हमको निकालना पड़ता है क्रॉनिक पैनक्रियाटाइटिस में। तो ये मैं बच्चों में करता हूँ, और 2024 मतलब पिछले साल जो गया है, 50 प्रोसीजर्स मैंने किए, 50 बच्चों का मैंने किया। तो यूपी में तो बढ़ता जा रहा है हमारा ये पैनक्रियाटाइटिस का समस्या। तो डॉक्टर साहब, इसका अकरेंस क्यों बढ़ रहा है? जैसे आपने कहा कि OPD में बहुत सारे इसके पेशेंट आने लगे हैं, और सभी शायद मोटापे से
हाँ, एक्यूट पेनक्रेटाइटिस तो मोटापे के साथ, लेकिन क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस तो थोड़ा जेनेटिक मामला भी है और एनवायरमेंटल इश्यूज भी है। आपका पूरा लाइफस्टाइल इस समय जो है पूरा बदल गया है, एक वेस्टर्न लाइफस्टाइल आपने ले लिया है, तो इसमें तो प्रॉब्लम्स तो आनी आनी है। बहुत खाते हैं। एग्जैक्टली तो क्रॉनिक पेनक्रेटाइटिस का प्रॉब्लम बहुत बढ़ गया है हमारे देश में, यूपी में स्पेशली लगातार पेशेंट्स आ रहे हैं इसके। तो आप डॉक्टर साहब बच्चों के डॉक्टर हैं, उनके पेट के डॉक्टर हैं, तो उनके पेरेंट्स के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? पेरेंट्स के लिए हम यही कहेंगे, घर का बेस्ट होता है घर का खाना खिलाना। आप जो ये बाहर से मंगा के खिलाते हैं उसको कृपया बंद कीजिए। किसमें क्या मिलावट है हमें नहीं पता होता है, किससे क्या पॉइजन या टॉक्सिन आ रहा है शरीर के अंदर, कौन से ग्रंथि को कौन से ऑर्गन को खराब कर रहा है, इसका कोई अंदाजा नहीं है। जब आपने हाथों से पकाएंगे, चाहे वो माँ हो चाहे वो बाप, आप फादर्स को भी रोटी बनाना आना चाहिए मेरे हिसाब से, चावल दाल बनाना आना चाहिए उनको भी, तो आप अपने हाथों से बना के खिलाइए, उसमें कोई मिलावट नहीं होगा, आप प्योर ही खिलाएंगे तो कोई सवाल ही नहीं है बच्चा आपका बीमार पड़ने का। तो डॉक्टर साहब आप आकाशवाणी के स्टूडियो आए और पैनक्रेटाइटिस विषय पर बात की, उसके विविध पहलुओं पर बात की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।